Bismillahirrahmanirrahim. This is the lecture 11 for the course of Principles of Communication Systems. So previously हमने देखा इस वीक में कि कैसे आप डिफरेंट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक कवर किया था सिग्नल मल्टीप्लेक्सिंग का. ठीक है जी. और इसमें हमने देखा कैसे फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है. एक हल्की सी बात हुई टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की, जो हम बाद में जाके कवर करेंगे इन डेप्थ. और हमने इसके अलावा देखा क्वाड्रेचर. क्वाड्रेचर आपके पास जो भी क्वाड्रेचर कैरियर मल्टीप्लेक्सिंग है वो भी हमने देखी, जिसमें कैसे हम दो मैसेजेस एक सिंगल फ्रीक्वेंसी पे भेज सकते हैं यूजिंग एन इन फेज एंड एन आउट ऑफ फेज 90 डिग्री शिफ्टेड कैरियर सिग्नल. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की, और देन हम रिसीवर डिज़ाइन, एक स्पेसिफिक रिसीवर डिज़ाइन है उस पर भी बात करेंगे, विच इज़ नोन एज सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर्स. तो एएम रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो कमर्शियल आपके पास ब्रॉडकास्टिंग है उसके बारे में बात हो रही है. जो इसमें फ्रीक्वेंसी बैंड आप यूज़ करते हैं टू ब्रॉडकास्ट, बैंड स्टार्ट्स फ्रॉम 535 kilohertz and goes all the way up to 1605 kilohertz, और this is used to transmit voice and music. ठीक है, जो भी आप जब गाड़ी में बैठे हैं ट्यून करते हैं तो you will hear something noisy, नॉइजी काइंड ऑफ अ सिग्नल. रात के वक्त आप ज़्यादा बेहतर चीज़ें सुन सकेंगे. ठीक है, मे बी ज़्यादा बहुत सारे रेडियो स्टेशंस भी सुन सकें एज कम्पेयर टू डे टाइम. एंड देन कैरियर फ्रीक्वेंसी की जहाँ तक बात होगी तो कैरियर एलोकेट जो कैरियर फ्रीक्वेंसी में जो एलोकेशन होगी वो 540 किलोहर्ट्ज से कैरियर स्टार्ट होगा, एंड लास्ट जो कैरियर होगा वो 1600 किलोहर्ट्ज तक होगा. दिस मीन्स आपके पास हर कैरियर के दरमियान 10 किलोहर्ट्ज की स्पेसिंग है. यानी फर्स्ट कैरियर 540 पे है, 535 टू नेक्स्ट जो कैरियर होगा. सो 535 से आपके पास टोटल स्टार्ट हो रही है ये चीज़. ठीक है जी. एंड 1605 तक हो रही है, और कैरियर फ्रीक्वेंसी 540 टू 1600 है. ठीक. सो इससे आप दरमियान में जो भी बैंडविड्थ एलोकेशन है उसका आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी है. सो रेडियस स्टेशन जो एएम आपके पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो स्टेशंस होते हैं, एएम रेडियो स्टेशंस, इसमें जनरली कन्वेंशनल एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जाती है सिग्नल्स की. रीज़न आपको पता है कि क्योंकि आपके पास जो रिसीवर्स हैं दे आर इन मिलियंस. ठीक है, रिसीवर एक बड़ी क्वांटिटी में. सो योर ट्रांसमीटर, सिंस योर रिसीवर इज अ चीप वन, तो इकोनॉमिकली ये फिजिबल होगा. You can use a fewer transmitting stations and you will have millions of users. ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कन्वेंशनल एएम में हमने बात की थी कि 2/3 of the power is wasted in transmitting the carrier signal. So उस ड्रॉबैक को हम ओवरकम कर रहे हैं by increasing the number of users, which automatically comes when your receiver structure is simplified and the receiver is a cheaper one. So जो आप रिसीवर यूज करते हैं जनरली इट इज नोन एज अ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर. इसमें आपने क्या किया जी, सिग्नल अपना रिसीव किया. You have an RF amplifier stage, a mixer stage which is a multiplier basically. ठीक है, आपने कैरियर फ्रीक्वेंसी या किसी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया अपने RF सिग्नल को, एंड देन यू हैव दिस IF एम्पलीफायर. स्टेज की आउटपुट इसे कहते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी. स्टेज पे जो आउटपुट आएगी, देन यू विल हैव एन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर and detector AGC
automatic volume control, and then the output in the form of voice or music, whatever. ठीक है. So super heterodyne basically receiver क्या करता है, आपके original signal को डाउन कन्वर्ट करता है इनटू अ लोअर फ्रीक्वेंसी, और देन उसके बाद आपके पास नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होगा जो भी होगा. इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे आज के लेक्चर में. सो इस सुपर हेटेरोडाइन जो आपके पास रिसीवर है, इट कंसिस्ट ऑफ अ रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्यून्ड एम्पलीफायर, जैसे हमने बात की, मिक्सर है, लोकल ऑसिलेटर, एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, एनवेलप डिटेक्टर ऑब्वियसली इसके बाद आएगा, और देन ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर एंड लाउड स्पीकर. और जो आपके पास ट्यूनिंग है डिजायर्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी की, इट इज प्रोवाइडेड बाय अ वेरिएबल कैपेसिटर, जो आपके पास साइमल्टेनियसली ट्यून कर रहा होगा आरएफ एम्पलीफायर को और फ्रीक्वेंसी जो आपके पास लोकल ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी को भी. सो एक सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि हर जो आपके पास एम रेडियो सिग्नल है वो कन्वर्ट होगा टू कॉमन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ 455 किलोहर्ट्ज. ठीक है, यानी जो भी सिग्नल होगा, अभी हम सिग्नल की बात कर रहे हैं, एएम की रेंज में जो भी सिग्नल होगा, चाहे वो 1600 हर्ट्ज वाला कैरियर है या जो भी है, वो सारे का सारी चीज वो आपकी डाउन कन्वर्ट होगी इनटू अनदर फ्रीक्वेंसी 455 किलोहर्ट्ज, इस पे कन्वर्ट होगी, और उसके बाद हम आगे जाके जो भी डीमॉड्यूलेशन वगैरह करेंगे वो करेंगे. इस कन्वर्जन से फायदा क्या होगा? इट अलाउज अस टू यूज अ सिंगल tuned IF amplifier for signals from any radio station. ऑब्वियसली आपने अगर हर फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर लिया 455 किलोहर्ट्ज पे, तो बजाय यूज करने के मल्टीपल एम्पलीफायर्स, you are going to need a single amplifier with centered at 455 kilohertz. और इस जो IF एम्पलीफायर है, it is designed to have a bandwidth of 10 kilohertz which matches the bandwidth of the transmitted signal. ठीक है जी. जो फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन है IF पे, it is performed by a combination of a radio frequency amplifier and a mixer. जो आपके पास लोकल ऑसिलेटर होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ ये चीज होगी, FC प्लस FIR, वेयर FC इज द कैरियर फ्रीक्वेंसी, जो भी आपके पास डिजायर्ड रेडियो सिग्नल जो आपने सुनना है, ठीक है, उसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी है, और ट्यूनिंग रेंज जो लोकल ऑसिलेटर की है वो होगी 995 टू 255 किलोहर्ट्ज. So by tuning the RF amplifier to frequency FC and mixing its output with the local oscillator frequency FLO, which will be equal to FC plus FIF, हमें दो सिग्नल मिलेंगे. एक की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सेंटर्ड होगी एट डिफरेंस फ्रीक्वेंसी FIF, जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होगी, और सेकंड आपके पास सेंटर्ड होगी एट सम ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज 2FC प्लस FIF. ऑब्वियसली इसमें जो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी है ये आप रखेंगे और ये वाली फिल्टर आउट हो जाएगी जो 2FC प्लस FIF है, और फर्स्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये आपकी IF एम्पलीफायर से गुजरेगी. RF एम्पलीफायर की इनपुट पे आपके पास क्या होगा? वही सिग्नल होगा जो आपने पिक किया फ्रॉम एंटीना. ठीक है, सारे रेडियो स्टेशंस की फ्रीक्वेंसीज आ रही होंगी. So by limiting the bandwidth of RF amplifier to a range which is equal to this thing, ठीक है, bandwidth of RF will be greater than this frequency and less than this frequency, where BC is the bandwidth of AM radio signal, यानी 10 किलोहर्ट्ज होगी है. ठीक है, so bandwidth of this RF
amplifier will be greater than 10 kilohertz and less than 2 into 455 kilohertz, which is the intermediate frequency. So by doing this, we can reject the radio signal transmitted at image frequency. Image frequency क्या है? It is equal to this thing. ठीक है, जो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है प्लस FIF, यहाँ पे एक इमेज फ्रीक्वेंसी आपके पास आ रही होगी। ठीक है, अपने जो RF एम्पलीफायर है उसकी बैंडविड्थ ये रखने से आप ये इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट कर लेंगे। सो जब हम मिक्स करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं अपने लोकल ऑसिलेटर की आउटपुट रिसीव्ड सिग्नल के साथ, ठीक है, सो रिसीव्ड सिग्नल आपके पास ये चीज आ गई। This is your received signal. This is the second received signal. So FC is equal to FLO minus FIF and FC prime is equal to FLO लोकल ऑसिलेटर पे जो भी फ्रीक्वेंसी है प्लस FIF। मिक्सर की जो आउटपुट होगी ये अब दो सिग्नल्स होंगे इसमें। सो एक आउटपुट आपके पास आएगी ये वाली, दूसरी आउटपुट आएगी आपके पास ये वाली, वेयर जो आपके पास M1 जो सिग्नल है ये डिजायर्ड सिग्नल और M2 is a signal sent by radio station transmitting at carrier frequency this much। ठीक है, FLO plus FIF। हमें चाहिए R1, ठीक है, सो हमें प्रिवेंट करना होगा R2 को आगे जाने से। So in order to prevent the signal R2 from interfering with the demodulation of R1, RF एम्पलीफायर की जो बैंडविड्थ है इसे sufficiently narrow रखा जाता है so that image frequency signal is rejected। So जो आपके पास बैंडविड्थ होगी RF स्टेज की, it should be less than 2 into FIF। So इसके बावजूद जो आपके पास बैंडविड्थ है RF एम्पलीफायर की, it is still considerably wide than the bandwidth of IF amplifier। So जो RF एम्पलीफायर है अपनी नैरो बैंडविड्थ के साथ एक सिग्नल रिजेक्शन आपको एक देता है एडजेसेंट चैनल्स के साथ, और जो आपके पास RF एम्पलीफायर है इट प्रोवाइड सिग्नल रिजेक्शन फ्रॉम इमेज चैनल्स। आगे जाके हम ये देखते हैं क्या चीज़ है। सो ये जो आउटपुट है IF एम्पलीफायर की आगे एनवेलप डिटेक्टर से गुजरती है, ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल एंड सो ऑन। ठीक है, सो ऑटोमेटिक वॉल्यूम कंट्रोल से जो गुजरेगी, फीडबैक कंट्रोल लूप जो आपके पास गेन एडजस्ट करेगा IF एम्पलीफायर का बेस्ड ऑन पावर लेवल ऑफ द सिग्नल जो आपने रिसीव किया एनवेलप डिटेक्टर के बाद। सो this is the frequency response characteristics of IF and RF amplifiers। सो यहाँ पे आपके पास IF स्टेज पे आपके पास जो बैंडविड्थ था BC, दिस इज इक्वल टू 10 किलोहर्ट्ज, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सेंटर है इसका। ठीक है जी, और हेयर यू कैन सी कि आपके पास जो RF एम्पलीफायर है उस पे आपके पास क्या चीज़ आ रही है, उसकी जो बैंडविड्थ है ये हमने रखी थी इस चेक से नीचे, ठीक है, 2FIF से। फिर दिस सेंटर इज द एक्चुअली द कैरियर फ्रीक्वेंसी। और ये अभी हमने जो 2FIF वाली बात की थी कि आपके पास एक इमेज और एक आपके पास एक्चुअल सिग्नल है, ये उस वाली बात आ गई यहाँ पे। सो दिस इज द टोटल थिंग। ठीक है, सुपर हेटेरोडाइन का जो प्रिंसिपल है यहाँ से आप ज़्यादा क्लियरली समझ लेंगे। तो आपके पास
ये वो स्टेशन है, वो सिग्नल है जो आप चाह रहे हैं, ठीक है। और दिस इज S2 है सम इमेज फ्रीक्वेंसी। पहले आपने RF फिल्टर से इसे गुजारा, तो RF फिल्टर से गुजरने के बाद RF फिल्टर ने ये इमेज फ्रीक्वेंसी रिजेक्ट कर दी, ठीक है। नाउ यू हैव नो फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आपके पास कोई इमेज फ्रीक्वेंसी नहीं है RF फिल्टर से गुजरने के बाद। बट RF फिल्टर जो बैंडविड्थ थी, इसकी वजह से एडजेसेंट चैनल्स इसमें आ गए, ठीक है। यू हैव सम एडजेसेंट चैनल्स इनसाइड दिस द बैंडविड्थ ऑफ RF फिल्टर। उसके बाद आपने इसे मिक्सर से जब गुजारा, मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज देयर 2FIF थिंग, 2IF थिंग, ठीक है। कंपेयर कर सकते हैं पिछली स्लाइड से या पिछला जो टेक्स्ट था उससे। सो नाउ जो इंटरमीडिएट स्टेज पे फिल्टर होगा, इट should have a bandwidth of 10 kilohertz so that आपकी नैरो जो भी बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसी है वो गुजर सके। सो ये आपके पास RF जो आपके पास ऑसिलेटर था उससे इसकी आउटपुट आई, एंड देन अपने IF फिल्टर से आपने इसे पास किया, तो ये अब जो साइड वाले एडजेसेंट चैनल्स हैं ये भी रिजेक्ट हुए, और ये अब आपके पास जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी फिल्टर आउटपुट वो डिजायर्ड चैनल आ गया, ठीक है जी। इस चीज को अपने पास एक पेज पे ड्रॉ करें, कंपेयर करें इसे पिछली से पिछली स्लाइड पे जो टेक्स्ट था उससे, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉ करें कौन सी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, कहाँ पे है, ये मैंने आपको बता दिया, इमेज फ्रीक्वेंसी है। लेबल करें इसे, ठीक है, प्रॉपरली, जैसे वहाँ पे हमने बात की थी। ये आपके पास डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। कैसे RF फिल्टर की फ्रीक्वेंसी से इसकी बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए, कितनी रखते हैं हम, क्यों रखते हैं, ताकि आपके पास जो भी इमेज फ्रीक्वेंसी है वो रिजेक्ट हो जाए, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। फिर IF फिल्टर की बैंडविड्थ हम कितनी रखते हैं, वो सारी चीज़ें आप इस चीज़ से समझ जाएंगे, ठीक है। जो भी लोकल ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है जी। सो इस सारी चीज़ को लेबल करें, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो हम जाते हैं सुपर हेटेरोडाइन रेडियो रिसीवर्स की तरफ। हमें पता है कि दो किस्म की आपके पास रेडियो रिसीवर्स होते हैं या AM सिग्नल्स होते हैं। एक में हमें कोहेरेंट और एक में इनकोहेरेंट, नॉन कोहेरेंट रिसीवर स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। सो वी नो दैट ये सारी बातें हो चुकी हैं पहले से कि कोई एक तरफ से ट्रांसमिशन नहीं हो रही होती, मल्टीपल चैनल्स होते हैं। सो वी नीड ट्यूनेबल बैंड पास फिल्टर्स बिफोर अ डिटेक्टर स्टेज, and the band pass filter must have a bandwidth narrow enough to select our desired station and reject all others. तो इतने ज़्यादा अगर आपके पास बैंड पास फिल्टर होंगे तो ऑब्वियसली आपके पास रिसीवर कॉस्ट, रिसीवर साइज, ये सारी चीज़ें इंक्रीज होंगी। व्हाट यू केम अप विद इज सुपर हेटेरोडाइन, दैट्स व्हाई। तो US के कमर्शियल रेडियो के एग्जांपल लें तो यू विल हैव फ्रीक्वेंसी रेंजेस फ्रॉम 535 टू 1705, बिट डिफरेंट देन जो हमने प्रीवियसली डिस्कस की थी। स्टेशन बैंडविड्थ इज 10 किलोहर्ट्ज और मैक्सिमम ये सेम है, मैक्सिमम ऑडियो फ्रीक्वेंसी इज 5 किलोहर्ट्ज, ठीक है। और कैरियर फ्रीक्वेंसी, कैरियर स्पेसिंग है, इट इज 20 किलोहर्ट्ज, ठीक है जी। वो कहता है जी, कंसिडर फॉलोइंग प्रॉब्लम, द टेबल अबव लिस्ट द स्पेसिफिकेशंस फॉर कमर्शियल AM रेडियो इन US. Tune into any given station, the receiver has to have a band pass filter with a bandwidth equal to the bandwidth of transmitted signal. So वो कहता है कि let's look at the bandwidth of the filter as a percentage of carrier frequency. तो परसेंटेज बैंडविड्थ उसने एक निकाल ली इन टर्म्स ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी, और वर्स्ट केस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे वो जाके कहता है जी इट इज ओनली 5.9%। एक और आपके पास टर्म होगी यहाँ पे, क्वालिटी फैक्टर जिसे कहते हैं, विच इज एक्चुअली इनवर्स होगी जो आपके पास बैंडविड्थ की, वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस सो एनी हाउ इस
स्लाइड का सच कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स बेटर टू लीव इट एज इट इज़, ठीक है। जस्ट डिफरेंट आप एक ये क्यू क्वालिटी फैक्टर देख लें इसमें कैसे कंप्यूट होता है, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। तो इसमें वही क्यू की बात आ गई, क्वालिटी फैक्टर सिर्फ आप इसमें देख लें कि इट इज इनवर्स ऑफ द बैंडविड्थ, और प्रॉब्लम इज के क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन very greater than 10 is extremely hard to achieve, and the problem will be much worse when we get to higher frequencies like FM and cellular satellite, ठीक है, थोड़ी सी जनरल बातें हो रही। so the solution is problem का क्या, we need a way to shift our RF signal to a lower frequency, यानी वही super heterodyning, which is where it is much easier to implement a band pass filter than that will reject all other stations, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम हेटेरोडाइनिंग। बात वही हेटेरोडाइनिंग की हो रही है, थोड़ी सी हेटेरोडाइनिंग की आपके पास हिस्ट्री आ गई, और हेटेरोडाइनिंग की डेफिनेशन इट इज ट्रांसलेशन of a signal from higher radio frequency to a lower intermediate frequency. So there are three important frequencies जो हमने पिछली स्लाइड पे भी देखी थी। एक आपके पास रेडियो फ्रीक्वेंसी है which is the center frequency the signal is being broadcast on। एक आपके पास इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है जिस पे आप जो फिक्स्ड होगी, ठीक है, और हमने देखा था वो 445 किलोहर्ट्ज थी, ऐसे कुछ थी, वो फिक्स्ड आपके पास होती है 455 किलोहर्ट्ज इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। Fixed frequency inside the receiver. The RF signal is down converted to this frequency. जो भी आपके पास RF सिग्नल आएगा उसे आप डाउन कन्वर्ट करेंगे इस फ्रीक्वेंसी पे। और then the third thing is the local oscillator. Local oscillator क्या है? It is a tunable frequency inside the receiver used to translate the RF signal into the IF frequency. तो ये ट्रांसलेट करेगा आपके पास रेडियो फ्रीक्वेंसी को IF पे। ये तीन इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज हैं RF, IF और लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसीज हेटेरोडाइनिंग के केस में। This is the structure of super heterodyne receiver. You have a RF section, an IF section and a baseband section. Baseband section में वही स्पीकर AGC वगैरह होगा, और IF section में आपके पास भी IF filter and relevant stuff, demodulator, envelope detector, or then you have an RF section with a tunable band pass filter and stuff. So दोबारा से उस चीज़ को रिविजिट करते हैं कि सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर काम कैसे करता है। बेसिकली आप use the frequency translation properties of the Fourier transform where your FLO जो लोकल ऑसिलेटर है, ठीक है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी दिस ऑसिलेटर हियर, ठीक है, ये आपका मिक्सर में भी यूज हो रही है और आगे भी यूज हो रही होगी। तो दिस लोकल ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है इट इज इक्वल टू FRF प्लस माइनस FIF। हाई साइड इंजेक्शन में प्लस होगा, लो साइड इंजेक्शन में ये FIF माइनस हो रही होगी। आगे जाते हैं जी। मैथमेटिकली अगर हम इसे देखें, अब आपको ये ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली क्लियर होगा। वी कैन शो दैट एक AM सिग्नल के साथ लेट्स से क्या होता है। यूजिंग लो साइड इंजेक्शन आफ्टर मिक्सिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, आपके पास एक IF स्टेज है, एक RF स्टेज सिग्नल है और एक लोकल ऑसिलेटर सिग्नल है। सो RF स्टेज पे आपके पास ये वाली टर्म आ गई। लोकल ऑसिलेटर से आपने क्या किया है कि कोसाइन जनरेट करवा रही विद फ्रीक्वेंसी FLO, और ये दोनों मल्टीप्लाई होके आपके पास इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी वाली चीज बननी चाहिए। सो अगेन व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस कोसाइन विद दिस वन, सो cos into cos A into cos B is equal to cos A plus B plus cos A minus B, ठीक है, cos A
प्लस बी एंड कॉज ए माइनस बी, ठीक है, दिस इज ए प्लस बी एंड दिस इज ए माइनस बी। अब आपको क्लियरली चीज़ें समझ आएंगी, जो पहले हम बात करते रहे हैं लेकिन जुबानी थी, अभी वो मैथमेटिकली भी बात आ गई, ठीक है जी। सो इसमें जो एफ सी प्लस एफ एल ओ है, इट इज गोइंग टू बी रिजेक्टेड बाय द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी बैंड पास फिल्टर, और जो एफ सी माइनस एफ एल ओ है, ये हमारे पास इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होगी। अब यहाँ पे आप बड़े आराम से आ, बड़े आराम से आप चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है जी। एनालाइज करें इसे प्रॉपरली यूजिंग द डायग्राम जो 3-4 स्लाइड्स पहले थी। अब यहाँ पे डिफरेंट वो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू कोट कर रहे हैं, लोकल ऑसिलेटर में जो बैंडविड्थ थी, कैसे थी, क्यों थी, तो अब यहाँ से आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। सो आपके पास सर्टन दिस द डिजायर्ड सिग्नल, और 2 FIF पे, सो FIF के डिफरेंस पे आपके पास आपकी लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है, एंड देन 2 FIF फ्रॉम द कैरियर फ्रीक्वेंसी यू हैव दैट इमेज फ्रीक्वेंसी। हेटेरोडाइनिंग बेसिकली एक फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट नहीं करती, ये दो सेलेक्ट करेगी, और दोनों जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये आपकी मिरर हुई होती हैं ऑन FLO, इसके दोनों साइड्स पे, एक कैरियर ये साइड आ गई और एक इमेज फ्रीक्वेंसी आ गई। सो जो RF फिल्टर है, हमने पिछली डायग्राम में एक में देखा भी था, इसमें क्या कर रहा था RF फिल्टर, ये आपको रिजेक्ट कर रहा था इस सिग्नल को, ये जो आपके पास ये वाला सिग्नल है, इमेज फ्रीक्वेंसी। सो विद लो साइड इंजेक्शन यू हैव वो कोसाइन वाली टर्म आपके पास बन रही थी एफ सी माइनस एफ एल ओ, ये यहाँ पे जा रहा था, ठीक है जी। एंड विद हाई साइड इंजेक्शन अगेन you had this was the desired signal and this was the undesired one. So in the case of high side injection you have this is the desired one, okay, and this is the undesired one. So this uh, goes to FC minus FL, ठीक है जी। और यहाँ पे एक एग्जांपल है आपके पास, वो कहता है ब्रॉडकास्ट AM FC कैरियर फ्रीक्वेंसी 540 किलोहर्ट्ज, और फॉर हाई साइड injection determine the LO frequency. We know FLO is equal to FRF plus FIF. RF आपके पास इस केस में 540 है, और FIF फिक्स्ड है 455 किलोहर्ट्ज पे, ठीक है। सो FLO आपके पास कितनी होगी, 955 किलोहर्ट्ज। कहता है उसके बाद नाउ डिटरमिन द इमेज फ्रीक्वेंसी। सो वी नो इमेज फ्रीक्वेंसी क्या होगी आपके पास, FLO which is 455 किलोहर्ट्ज, इसके एक साइड पे जाएं इक्वल टू FIF, और सॉरी FLO इज 955 किलोहर्ट्ज, दिस इज 955 किलोहर्ट्ज, इसकी एक साइड पे जाएं और दूसरी साइड पे जाएं, तो F जो आपके पास आती है F कैरियर F इमेज जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू इन दिस केस FLO प्लस FIF, जो आपके पास 1450 किलोहर्ट्ज आ गई, ये आपने रिजेक्ट करनी है, ठीक है। सो दिस इज द इमेज वन, ये आपके पास इमेज फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो FLO इस केस में आपके पास आ गया 450 किलोहर्ट्ज। सो देन ओके, सो ऑन, सो यहाँ से हमने इमेज उसका देखा, इमेज कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। FLO अब देखें आप यहाँ पे जब हमने प्लस किया तो ये चीज़ आ रही है, और नाउ FRF इज इक्वल टू 1450 किलोहर्ट्ज, FIF ये है, इसकी आपने देखा लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, इमेज फ्रीक्वेंसी निकाली क्या आ रही है, ठीक है जी।
एंड अगेन मिरर फ्रीक्वेंसीज होंगी, ये आपके पास मिरर फ्रीक्वेंसी आ गई एंड दैट्स इट। ठीक है, थोड़ा सा जो आपके पास हेट्रोडाइनिंग है ऐसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस, वन ऑफ देम being you need to have you need to you know आपने बहुत सारी चीज़ों के एक साथ इकट्ठे देखना है। ठीक है, somehow on a white board ये काफ़ी इजियर हो जाता। ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको खुद ही यही चीज़ करनी पड़ेगी कि आपको डिफरेंट स्लाइड का कंटेंट एक पेज पे उतार के और इसे कंपेयर करना आपस में। ठीक है जी, इसके अलावा मैंने साथ इसके कुछ वीडियो हेल्पिंग मटेरियल भी अपलोड किया हुआ है, वो भी काइंडली देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या चीज़ें हैं। थोड़ा सा जनरल नॉलेज देख लेते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और ईएम वेव कैसे प्रोपेगेट करती हैं। तो ये कुछ इसमें अगेन फिर डिफरेंट ब्रॉडकास्टिंग में डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, आईटीयू के और यूएस में एफसीसी फेडरल कम्युनिकेशन समथिंग। ठीक है, ये आपकी देखती है एफसीसी। और फिर हम इसमें डिफरेंट रेंज में डिवाइड कर रहे होते हैं, लॉन्ग वेव, मीडियम वेव, शॉर्ट वेव एंड सो ऑन। ठीक है, और डिफरेंट इन वेव्स का डिफरेंट यूजेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा कौन सी चीज़ किसके लिए यूज हो सकती है। इट इज काइंड ऑफ अ जनरल नॉलेज, एमसीक्यूज एंड सो ऑन। खुद पढ़ लीजिएगा इस स्लाइड को। ईएम वेव प्रोपोगेशन, अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेशन के डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, देर इज अ डायरेक्ट मोड। ठीक है, लाइन ऑफ साइट, आमने सामने अगर आपके पास दो एंटीनाज हैं। ठीक है, वेव आपकी एक एंटीना से सीधी जा रही है दूसरा एंटीना पे, लाइन ऑफ साइट है, यानी नजर आ रहा है एक एंटीने से दूसरा एंटीना, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ साइट या डायरेक्ट मोड। फिर आता है ग्राउंड वेव, सरफेस मोड। इसमें आपकी जो वेव है वो ग्राउंड के साथ साथ, उसके साथ कर्वेचर के साथ ये मूव करती है। देन देर इज, सो लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट के केस में लेट्स से दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, और अदर आपने टेलीफोन के ये जो सेल फोन के टावर हैं यहाँ पे देखा होगा, कुछ माइक्रोवेव लिंक्स गोल से आपके पास एंटीना टाइप नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, ये आपने देखे होंगे दो टावर, हमेशा ये पॉइंट कर रहा होगा टू अनदर टावर जो इसके सामने ही कहीं हद निगाह या सामने देखें कहीं ना कहीं किसी एंटीना के साथ वो कम्युनिकेट कर रहा होगा। इसकी जो एजिमुथ है, इसकी डायरेक्शन है, वो बड़ी स्पेसिफिक होती है ताकि दोनों एंटीना एक दूसरे की तरफ देख रहे हो। सो एनी ऑफ दिस लाइन ऑफ साइट कंपोनेंट। एक फिर ग्राउंड वेव कंपोनेंट आ गया। ठीक है, और देन देयर इज आइनोस्फेरिक मोड। ठीक है, कि यू ट्रांसमिट टू द आइनोस्फेयर एंड देन इट ट्रांसमिट्स बैक, रिफ्लेक्शन होती है आपकी वेव की। एंड देन you have tropospheric mode as well, इसमें आपकी ट्रोपोस्फेयर से कम्युनिकेशन हो रही होगी, उसकी रिफ्लेक्शन वगैरह। सो लोअर फ्रीक्वेंसीज जिसमें मीडियम लो फ्रीक्वेंसी वीएलएफ बैंड्स हैं, ये बैंड्स हमने देखे थे अपनी बुक में, आपके पास जो सॉफ्ट कॉपी है इसमें देख लीजिएगा। तो इन फ्रीक्वेंसीज पर ड्यू टू डिफ्रैक्शन रेडियो वेव्स कैन बर्न ओवर ऑब्स्टिकल्स लाइक हिल्स। ठीक है, डिफ्रैक्शन की वजह से इन फ्रीक्वेंसीज की जो आपके पास वेव्स हैं ये बर्न कर जाती हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल्स एंड सो ऑन। ठीक है, और बियॉन्ड द हॉरिजन ये ट्रैवल करती हैं। ठीक है, वो जो अभी हम ग्राउंड वेव्स की बात कर रहे थे, एज सरफेस वेव्स आप कह लें, ग्राउंड वेव्स कह लें, और ये फॉलो करती हैं कॉन्टोर जो भी आपकी ज़मीन का है, दे आर कॉल्ड ग्राउंड वेव्स। ठीक है, ग्राउंड वेव्स के लिए ज़रूरी है कि वो ग्राउंड वेव सिर्फ इस बैंड के लिए आपके पास होंगी, इससे ऊपर नीचे देर विल बी नो ग्राउंड वेव। ठीक है, मे बी अब्जॉर्ब हो जाएंगी चीज़ें या
सो ऑन, प्रॉपर डिफ्रैक्शन नहीं होगी। उसके बाद जो आपके पास एम ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, दे यूज ग्राउंड वेव्स टू कवर देयर लिस्टिंग एरियाज। और जैसे जैसे आपके पास फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, अटेनुएशन डिस्टेंस के साथ भी कम होगी, सिग्नल डिग्रेडेशन है वो भी कम होगी। सो जो आपके पास वेरी लो फ्रीक्वेंसीज हैं और एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसीज हैं, ground waves, extremely low frequencies, ground waves can be used to communicate worldwide. ठीक है, so I guess ELF पे हार्डली दो दो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, दो चैनल्स हैं और दे आर यूज्ड टू communicate with submarines. If I don't forget, one is in Russia and one is in US maybe. I guess ऐसा ही है, maybe Google कर लें, you will have a better idea than me. So they can penetrate significant distances through water and earth। ठीक है, सो इनका सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये पेनिट्रेट कर सकते हैं थ्रू वाटर एंड अर्थ। और ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं ये जनरली यूज होती हैं आपके पास माइन कम्युनिकेशन में फॉर द सेम रीजन, और मिलिट्री कम्युनिकेशन सबमरीन्स के लिए भी। मीडियम और शॉर्ट वेव फ्रीक्वेंसीज जो हैं, they can refract from layer of charged particles in the atmosphere called the ionosphere। सो मीडियम वेव और शॉर्ट वेव जो फ्रीक्वेंसीज हैं, इनसे आप आयनोस्फेरिक कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास रेडियो वेव ट्रांसमिटेड एट एन एंगल इनटू द स्काई कैन बी रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे आप वो पत्थर पानी में फेंक रहे होते हैं। ठीक है, इफ यू सिलेक्ट अ प्रॉपर एंगल, इट इज गोइंग टू बाउंस ऑफ द वाटर। ठीक है, और देन दिस मीन्स कि आपके पास वो जो रिफ्लेक्टेड वेव है वो वापस ज़मीन की तरफ आएगी एंड हॉरिजन, और ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, इवन ट्रांस कॉन्टिनेंटल डिस्टेंसेस की बात हो रही है। ठीक है, और ये आप इसे कहते हैं स्काई वेव प्रोपगेशन। जनरली एमेचर रेडियो का अगर आपने नाम सुना है, अगर नहीं सुना तो यूट्यूब पे जस्ट सर्च करके देख लें। ठीक है, एमेचर रेडियो ऑपरेटर, ये डिफरेंट कंट्रीज लट से हॉबीइस्ट होते हैं और इनके पास अपने रेडियोज वगैरह पड़े होते हैं। दे कॉन्टीन्यूसली ट्राई टू ट्यून इन अदर सच हॉबीइस्ट और जस्ट कम्युनिकेट करना चाह रहे थे, और दे आर एबल टू कम्युनिकेट अक्रॉस कंट्रीज, अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स इवन। ठीक है जी, और शॉर्ट वेव ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस हैं जो इंटरनेशनली ब्रॉडकास्ट भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो स्काई वेव कम्युनिकेशन का है कि इट इज डिपेंडेंट ऑन द कंडीशन ऑफ अपर एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो आपके पास सोलर रेडिएशन है ये उसके साथ क्योंकि डायरेक्टली लिंक्ड होता है, तो एनी disturbance in that which is quite often will result in a disturbance in this communication। और रात के टाइम क्योंकि चीज़ें वेरी दे आर वेरी स्टेबल, तो रात के टाइम में ये ज़्यादा रिलायबल होती है आपके पास विंटर, और स्पेशली विंटर और रात के टाइम में ये कम्युनिकेशन टाइप ज़्यादा रिलायबल है। सो ड्यू टू इट्स अनरिलायबिलिटी, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन जो है वो मोस्टली अभी आजकल के दौर में ये सैटेलाइट्स के थ्रू होती हैं, जो प्रीवियसली स्काई वेव्स यूज़ करती थी। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ अगेन वेव्स आ गई। ग्राउंड वेव्स जो कर्वेचर ऑफ अर्थ फॉलो करती हैं, you have space waves, ठीक है, line of sight, and you have sky waves, ionospheric, ठीक है, so and now satellite communication the new thing। ठीक है जी, so this is the end of the lecture, inshallah see you in next lecture, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।